हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे, जहां पे हम सीटेट के हर सब्जेक्ट और पेडागोजी की तैयारी करवाते हैं। अभी कुछ टाइम से जो हम इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज शुरू किए हैं, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे ये जो आपका पेपर 2 है, ठीक है, लैंग्वेज 1 पेपर 2 इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी जो हमने लास्ट वीडियो में आपको पैसेज और ये पोयम दोनों ही करवाया था। इसके अलावा ये जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन है 111 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 112 से हम 120 तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 120 तक क्वेश्चन है। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज शुरू हो जाती है। तो ये उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो जो लैंग्वेज 1 के लिए ऑप्ट किए हैं या लैंग्वेज 2 के लिए। दोनों ही का सिलेबस सेम है, चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो। अगर जिस कैंडिडेट ने भी इंग्लिश को लिया है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, पेपर 1 पेपर 2 में, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो। इसके अलावा सीटेट के अलावा जितने भी स्टेट लेवल टेट एग्जाम है उसमें भी ये पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सिलेबस में आते हैं। इससे पहले की वीडियो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी की, तो उसमें मैंने आपको रेमेडियल टीचिंग की डिटेल वीडियो कराई है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेमेडियल टीचिंग होती क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज या मेथड्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझाया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उसे देखिए और उस अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया होता है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाइड हूँ। एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करती हूँ। मेजरली फोकस मेरा इंग्लिश पेडागोजी में होता है और वो भी हमारे जो हमसे जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनकी ही रिक्वेस्ट पे मैं ये जो सीरीज़ है कंटिन्यूस कर रही हूँ इंग्लिश पेडागोजी की, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स को लगता है जो नए हैं या जो ऑलरेडी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं कि उनको इंग्लिश पेडागोजी डिटेल में पढ़नी है, इसीलिए मैं इसकी सीरीज़ अभी चला रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ आप लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 111 तक हमने क्वेश्चन किया था। 112 से आज हम शुरू करेंगे और ये जनवरी 21 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर 2 का ये लैंग्वेज 1 है। और आप सभी को पता है अगर आप पेपर 2 या पेपर 1 दोनों में लैंग्वेज 1 ऑप्ट करते हैं इंग्लिश के लिए, तो आपको एक पैराग्राफ पूछा जाता है और एक पोएम पूछा जाता है, ठीक है, और बाकी पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप पेपर 2 या पेपर 1 के लिए लैंग्वेज 2 के लिए इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो आपको चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको दोनों ही पैसेज आएंगे। पोइट्री पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। जो साइन लैंग्वेज होती है, यानी कि साइन के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से जो आप भाषा को समझते हैं, उसमें कौन सी बात सही नहीं होती है। नॉट ट्रू पे ध्यान देंगे। तो साइन लैंग्वेज हैज़ मैनी वेराइटी। हाँ, अलग अलग जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, है ना, जैसे कि जो देख नहीं सकते उनके लिए अलग साइन होता है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए अलग साइन होता है, जो बोल नहीं सकते उनके लिए अलग साइन होता है। तो साइन लैंग्वेज की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो ये बात सही है। तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर नॉट पूछा गया है, क्योंकि साइन लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। हाँ, जिस तरह से आप नॉर्मल लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक उसी तरह से अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है तो वो उसी टाइम से ही साइन लैंग्वेज जानना शुरू कर देता है अपने आसपास जो भी, मतलब उनसे जो कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए वो नेचुरल लैंग्वेज होती है, वो जानना उसे आ जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव ग्रामर। तो ये बात गलत है। साइन लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ होती है। तो साइन लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती, तो ये बात यहाँ पर ये गलत है। ये बात बोला गया है कि उसकी ग्रामर नहीं होती है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। अब देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझना है, क्योंकि यहीं पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं।
क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के लिए कौन सी बात सही नहीं है। तो ये 3 बातें जो हमने देखी वो सही है, क्योंकि साइन लैंग्वेज की अपनी वैरायटी होती है, नेचुरल लैंग्वेज होता है साइन लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। क्या नहीं होता है, ये बात की गलत है कि साइन लैंग्वेज की अपनी कोई ग्रामर नहीं होती, ये बात गलत है। साइन लैंग्वेज प्रॉपर एक ग्रामर होती है उसकी। तो ये आपका थर्ड आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है ना, आप सभी को पता है, इसको हमने पढ़ा भी चुका है। एनईपी जो पॉलिसी है उसके तहत ये आता है। सबसे पहले आपकी मदर टंग होनी चाहिए, फिर है ना होम, उसी मदर टंग को हम कहते हैं या तो होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब मदर टंग आपकी मातृभाषा, होम लैंग्वेज आप उसी को कहते हैं जिसे वर्नैक्यूलर लैंग्वेज कहते हैं। रीजनल जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, वर्नैक्यूलर लैंग्वेज होती है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। यही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है आपका। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इंग्लिश को पहले रख दिया गया है, जबकि मदर टंग को बोला गया है। तो यहाँ पे ये इंग्लिश बोल दिया, फिर हिंदी बोल दिया, तो यहाँ पे यही गलत हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मदर टंग बोला है, होम लैंग्वेज बोला है, लेकिन हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगा। रीजनल लैंग्वेज जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है वो फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, और बाकी जो है सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे जो आपके क्षेत्र में है, अब पंजाब के क्षेत्र में तो पंजाबी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, तो पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। हिंदी क्षेत्र में है, हिंदी भाषी क्षेत्र में है, तो हिंदी होनी चाहिए। तो हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोला जाएगा। अब भाई जो तमिल है तो तमिल फर्स्ट लैंग्वेज, उनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज होगी। तेलुगु साइड की तेलुगु लैंग्वेज, बिहारी तो बिहारी लैंग्वेज, बंगाली तो बंगाली लैंग्वेज, गुजराती है तो गुजराती लैंग्वेज। तो इसीलिए रीजनल बोला गया है, वो बेस्ट आंसर है। हिंदी या इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज जो है, मतलब लोकल लैंग्वेज तो ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर ये इंग्लिश का यहाँ ऑप्शन दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी वैसे ही कट जाएगा। मदर टंग तो आपकी पहली होनी चाहिए, आपकी होम लैंग्वेज होनी चाहिए। मदर टंग और होम लैंग्वेज मतलब जो आप घर में बोलते हैं वो सेम ही है। रीजनल यानी आपके क्षेत्र में जो बोला जाता है वही आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग इज फॉर, अब लास्ट वीडियो में मैंने रेमेडियल टीचिंग के बारे में बताया था आपको। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। मतलब अगर पढ़ाने में कोई गैप हुई है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आया है, जो चीज़ पढ़ाया गया है वो बच्चे समझ नहीं पाए हैं, तो उस गैप को पूरा करने के लिए आप रीटीचिंग करते हैं, उसे रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ बोल रहा है, तो लर्नर हु नीड अटेंशन ऑन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग के लिए नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ बच्चा लैंग्वेज भाषा जो सीख रहा है उसमें वीक है ये ज़रूरी नहीं है। किसी बच्चे की मैथ्स में हो सकती है, किसी बच्चे की साइंस में हो सकती है, किसी बच्चे की ह्यूमैनिटी में हो सकती है, कोई और चीज़ में हो सकती है। तो ये गलत है, ठीक है। टीचर हु नीड टू मॉडिफाई देयर टीचिंग फॉर सर्टेन स्टूडेंट, सर्टेन यानी कि कुछ निश्चित स्टूडेंट के लिए टीचर अपनी जो टीचिंग है उसको मॉडिफाई करे, चेंज करे, तो सर्टेन के लिए नहीं, है ना, उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें समझ में नहीं आया है ना। तो ये यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अब बोल रहा है लर्नर एंड टीचर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई इम्प्रूव देयर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। यस, करेक्ट, लर्नर और टीचर दोनों, क्योंकि लर्नर जो नहीं सीखा है उसको टीचर सिखाएंगी, और टीचर जो चीज़ लर्नर को नहीं सिखा पाई है उसको वो मॉडिफाई करेगी, उस टीचिंग स्ट्रैटेजी को, टीचिंग एड को, है ना, TLM को ये मॉडिफाई करेगी उस बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग और उसे सिखाएगी। तो यहाँ पे लर्नर भी सीखेंगे, टीचर भी अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये एकदम करेक्ट है, आपका थर्ड नंबर आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं फोर्थ में लर्नर एंड टीचर्स टू एनहेंस द स्कोर। अब यहाँ पे स्कोर या ग्रेड ये सब की बात की जाती है ना, तो ये यहीं पे नेगेटिव हो जाता है, तो ये आंसर आपका गलत है। आपका आंसर 3 सही है। यहाँ पे लर्नर और टीचर दोनों ही को समझना है कि कहीं पे जो कमी है उसको कैसे मॉडिफाई करके इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। (115) A method of teaching in which teacher and 4 students form a collaborative
learning group with different role. Dialogue occur on the content of the text passage, which create a zone of proximal development in which reading comprehension improve. This method is referred to as. अब देखिए यहाँ पे एक बात कह दिया है, यहाँ पे एक आप की पॉइंट निकाल सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आप सभी को पता है कि समीपस्थ क्षेत्र का विकास क्या होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक ऐसा जोन होता है जहाँ बच्चा एक जो जोन है, जैसे ये एग्जांपल है, ये है बच्चा कर ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चा खुद से कर ले रहा है, यहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, यहाँ तक वो कर सकता है कोई कार्य को, लेकिन उसको अपने से करने से परेशानी हो रही है, उसको एक स्कैप फोल्डिंग यानी पाड़ या मचान की आवश्यकता है। तो ये जो जोन है वो होता है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निकटस्थ या समीपस्थ क्षेत्र का विकास। यहाँ पे एक बात कह दी गई है, मतलब टीचर क्या करी, एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करी टीचिंग के दौरान जहाँ पे कोलैबोरेट यानी कि ग्रुप बना के, स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बना के दूसरे डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड कर रही है, और उस डायलॉग को जब बच्चे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं पैसेज में, ठीक है, तो उस दौरान टीचर उनको क्या कर रही है, हेल्प कर रही हैं, ठीक है, उनके जो समझ है, कॉम्प्रहेंशन है, उस लेवल को जो समझने की क्षमता है उसको वो इम्प्रूव करने के लिए उनको गाइड कर रही है। तो एक तरह से ये गाइडेड लर्निंग भी हो गया। तो इसे हम इस मेथड को क्या कहते हैं, तो देखिए GTM तो नहीं होगा, ये तो ग्रामर पे फोकस किया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच भी नहीं होता क्योंकि वो नीचे से ऊपर होता है ना, मतलब पूरे स्ट्रक्चर वाइज होता है, अल्फ़ाबेटिकल से लेके जब आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं वो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है। मॉडल रीडिंग होती है, टीचर करके जैसे दिखाता है, जैसे लाइब्रेरी में टीचर एक बता रही है बच्चों को लाइब्रेरी जाने से पहले लाइब्रेरी में कैसे आपको बैठना है, क्या करना है, तो मॉडल रीडिंग वो करके दिखा रही है, वो होता है। रेसिप्रोकल टीचिंग यहाँ पे है आपका आंसर। रेसिप्रोकल टीचिंग का मीनिंग यही होता है, गाइडेड वे पे टीचर जब बच्चों को साथ में लेते हुए डिस्कशन के दौरान सिखाती है ना, संप्रेषण जो मतलब होता है ना टीचर और बच्चों के बीच डायलॉग के थ्रू, ठीक है, तो उस दौरान टीचर बच्चों को गाइड करते हुए, ठीक है, या पाड़ या मचान देते हुए, असिस्टेंस देते हुए, हेल्प देते हुए उन्हें सिखाती है, उसे हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। तो ये आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अ लैंग्वेज टीचर टेल्स अ स्टोरी इन इंग्लिश। एक लैंग्वेज टीचर है, ठीक है, वो इंग्लिश में स्टोरी कहती है, ठीक, एंड आस्क लर्नर टू वर्क इन ग्रुप टू टेल द स्टोरी इन द लैंग्वेज नोन टू देम। और बच्चों को कहती हैं कि आप वो भाषा जो आप जानते हैं उसमें एक दूसरे को समझाइए। टीचर ने इंग्लिश में समझा दिया बच्चों को स्टोरी, और वो बच्चों को कहती है एक दूसरे को समझाइए उस भाषा में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, जो भाषा आप जानते हैं। इसके बाद एंड देन इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम, और उसके बाद जो क्लासरूम में जो बच्चे सब भाषा समझ सके। जैसे अगर बच्चों का ग्रुप बना दिया, ठीक है, 2 बच्चे अगर कोई दूसरी भाषा समझ रहे हैं, कोई बच्चा अगर गुजराती समझ रहा है तो गुजराती में आप एक दूसरे को समझा दीजिए, 2 बच्चे को, 2 बच्चे महाराष्ट्रियन समझ रहे हैं तो वो एक दूसरे को समझा देंगे, और टीचर ने इंग्लिश में समझाया, ठीक। अब इसके बाद वो कह रही अब इसी बात को आपको पूरे क्लासरूम में कॉमन लैंग्वेज क्या है, चाहे हिंदी हो सकती है चाहे इंग्लिश हो सकती है, बच्चे जो भी भाषा में सारे बच्चे समझ सके। तो सारे बच्चे हो सकता है इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, हो सकता है सारे बच्चों को हिंदी भी आती हो, कोई एक भाषा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 से 3 भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी को अपनाया जा रहा है, कौन सा पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को अपनाया जा रहा है बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर ना क्या कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है बच्चों को। पहले तो उन्होंने इंग्लिश में समझाया, फिर बच्चों को कहा जो आपको भाषा में समझ आता है उसमें आप एक दूसरे को समझाइए। इसके बाद क्लासरूम में जो सब समझ रहे हैं उस भाषा में, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है। तो हम मल्टी लैंग्वेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जब आप फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए बच्चों को क्लासरूम में टीचिंग कराते हैं तो वो ट्रांस लैंग्वेज में आ जाता है। ये आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। इसी के ये जो ट्रांस लैंग्वेज जो है ना, मल्टी लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत में आता है। एक तरह से फ्लेक्सिबल मल्टीलिंगुअलिज्म जो टीचिंग होती है वो होती है, उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांस लैंग्वेजिंग अभी यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि टीचर ने स्टोरी बता दिया, फिर वो बच्चे को उन्होंने वर्क दे दिया कि आप अपनी भाषा में एक दूसरे को समझाइए, उसके बाद कॉमन जो लैंग्वेज है उसमें आप क्लासरूम में समझाइए। तो यहाँ पे
क्या हो रहा है, टीचिंग नहीं हो रहा है, उसके ये जो बच्चों को आपस में एक दूसरे को समझाने की बात की जा रही है, कॉन्वर्जेशन हो रहा है, इसलिए ट्रांस लैंग्वेजिंग की बात की जा रही है। यहाँ पे आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। नेक्स्ट 117, अ लर्नर रीड थ्रू द न्यूज़ आइटम इन द न्यूज़पेपर टू नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक लर्नर जो है रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी होती है आपकी स्कैनिंग। सीधी सी बात है, स्कैनिंग जब आप पढ़ते हैं रैपिडली, मतलब फास्ट पढ़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है तो स्कैनिंग होता है, और जनरल आइडिया लेने के लिए आप जब पढ़ते हैं तो वो स्कीमिंग होता है। जनरल आइडिया, जनरल फैक्ट, एक फैक्ट को जानने के लिए ओवरऑल। लेकिन अब पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बोल दिया गया है, जैसे कि न्यूज़पेपर में बच्चा क्या देख रहा है, अपना रिजल्ट देख रहा है, तो रिजल्ट देख रहा है न्यूज़पेपर में, जल्दी से वो खोलेगा उस कॉलम को जहाँ पे रिजल्ट के बारे में आता है, वहाँ पे अपना रिजल्ट को देखेगा, तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देख रहा है, तो ये स्कैनिंग हो गई, स्कैन कर रहा है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी है, स्कीमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी की, ठीक है। 118 में आप देखेंगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। ये टर्म थोड़ा सा नया है, इंटरलिंगुअल, लिंगुअल यानी कि भाषा, लैंग्वेज, है ना, और इंटर यानी कि स्विच करना, है ना, स्विच करना मतलब एक से अधिक, मतलब से एक से अधिक आप जब बात कर रहे हैं, इंटर मतलब एक से दूसरी की ओर जा रहे हैं, तो इंटरलिंगुअल मतलब कि इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान कैसे होती है, इसको हम मतलब उसका मतलब क्या होता है ये हमें जानना है इन ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है लर्नर्स जजमेंट दैट समथिंग इन द नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग इन द टारगेट लैंग्वेज आर सिमिलर। सेकंड बोल रहा है लर्नर्स जजमेंट दैट समथिंग इन द नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग इन द टारगेट लैंग्वेज इज डिसिमिलर, मतलब समान नहीं है, यहाँ पे समान है बोल रहा है उसकी नेटिव लैंग्वेज, और जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें उसकी जो परसेप्शन है, उसकी जो जानकारी है वो सेम है, इसमें सेम नहीं है बोल रहा है, ठीक। थर्ड में बोल रहा है लर्नर जजमेंट दैट द नॉलेज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इंटरफेयर इन द सेकेंड लैंग्वेज, कि मतलब लर्नर ये मतलब समझता है कि उसकी जो नेटिव लैंग्वेज में जो नॉलेज है वो उसके सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज में इंटरफेयर करती, बाधा डालती है। और फोर्थ बोल रहा है लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज वारंट डिफरेंट एबिलिटी। हाँ, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि लर्नर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब क्या समझ है कि डिफरेंट अगर लैंग्वेज वो सीख लेता है तो डिफरेंट उसकी एबिलिटी क्या होती है, क्रिएट होती है। तो इनमें से कौन सी बात सही है इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन की, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है लर्नर का जो परसेप्शन है, जो उसकी जो नॉलेज है या जजमेंट है, देखने का नज़रिया है, किसी एक भाषा में जब वो कोई बात कर रहा है, शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, कोई टारगेट लैंग्वेज में, तो उसकी जो नेटिव भाषा की जो शब्दकोश है वो उसमें आ जा रहा है, या एक्सेंट आ जा रहा है, या फिर उसकी जो वॉइस का टोन है वो आ रहा है, ठीक है, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर। उसकी जो इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन को बता रहा है कि अगर वो टारगेट लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसकी जो वॉइस है, उसकी जो पिच है, जो शब्द का इस्तेमाल है या बोलने का जो एक्सेंट है, वो नेटिव लैंग्वेज के जैसा सिमिलर हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिसिमिलर बोला है तो गलत हो जाएगा, और ये दोनों तो आपने समझ ही लिया, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 119, श्रेया इज अ क्लास 6th लर्नर। श्रेया नाम की बच्ची है 6वीं क्लास की, हु मूव्स फ्रॉम जलंधर इन पंजाब टू मदुराई इन तमिलनाडु, जो कि पंजाब के जलंधर शहर से कहाँ आती है, तमिलनाडु के मदुराई में आती है। एज हर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, जैसे कि उनके पिता का ट्रांसफर हुआ है। शी नोज पंजाबी एज हर मदर टंग, पंजाबी वो जानती है, वो उसकी मातृभाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज जानती है, शी स्टडी एज हर सेकेंड लैंग्वेज। तो देखिए इंग्लिश उसको आता है सेकंड लैंग्वेज यानी कि क्या हुआ है, ये लर्निंग करी है उसने, है ना। सेकंड लैंग्वेज आप लर्न करते हैं, फर्स्ट जो आपकी जो मदर टंग होती है, वर्नैक्युलर होती है, वो आप एक्वायर करते हैं अपने आसपास, अपनी फैमिली, अपने नेबरहुड, अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव, आसपास की जो सराउंडिंग है उससे जब आप एक्वायर करते हैं वो एक्वायर होता है। और जब आप सीखते हैं स्कूल में जाके स्पेसिफिकली, वो सेकेंड लैंग्वेज होती है, ठीक है, लर्निंग करते हैं। तो इंग्लिश
उसको आता है, वो पढ़ती है सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल, तो ये तो लर्निंग हो गई। मदर टंग उसे आती है, उसने एक्वायर कर लिया। शी इज़ एबल टू स्पीक एंड रीड तमिल लर्निंग फ्रॉम हर नेबरहुड। अब वो तमिल भी क्या कर रही है, बोल सकती है और रीड कर सकती है। किससे सीखा है, अपने नेबरहुड से। तो उसने नेबरहुड से सीखा है, मतलब देख देख के, सुन सुन के, बोल बोल के, उनसे आपस में बोल के, तो ये भी वो उसने एक्वायर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मदर टंग और ये जो तमिल है वो तो एक्वायर कर रही है, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सेकेंड लैंग्वेज बोला है, तो वो उसने लर्न किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द लैंग्वेज शी नोज। तो इनमें से जो वो लैंग्वेज जानती है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, फर्स्ट कह रहा है हर पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग। देखिए, ये फर्स्ट आंसर ही एकदम सही हो गया। हमने यही बात जाना था, मदर टंग जब आती है आपको, वो आप एक्वायर करते हैं, है ना, एक्वायर करते हैं किसी चीज़ को, वो आपकी जो फर्स्ट जो मदर टंग होती है, वर्नैक्युलर होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे पंजाबी उसकी मदर टंग है, वो उसको ऑलरेडी आता है, उसने एक्वायर किया है। इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज स्कूल में सीख रही है, तो वो लर्न कर रही है, क्योंकि वो एज अ सेकंड लैंग्वेज स्कूल में सीख रही है। और तमिल जो है वो सीख रही है अपने नेबरहुड से, तो ये भी एक्वायर कर रही है, क्योंकि आसपास का जो नेबरहुड है, मतलब जब एक्वायर की बात की जाती है लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो इनफॉर्मल सेटिंग में आप सीखते हैं अपने आसपास, अपने सराउंडिंग, अपने वातावरण, फैमिली, नेबर, है ना, ये सबसे सीखते हैं, तो वो एक्विजिशन होता है। लेकिन फॉर्मल सेटिंग में कहीं पे जाके इंस्टीट्यूट वगैरह में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, तो वो आपकी लैंग्वेज लर्निंग होती है। तो पंजाबी और तमिल तो वो अपने आसपास और अपने घर उसमें सीख रही, तो लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया। और इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत आ गया, क्योंकि वो स्कूल में जाके फॉर्मल सेटिंग में सीख रही है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। और आपको लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर क्लास डिटेल में जाननी है, तो मैंने बहुत ही अभी, जब ये जो अभी 2024 का सीरीज़ शुरू किया है, सबसे पहले ही मैंने आपको लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ाया हुआ है। आई स्क्रीन में मैं आपको दे दूंगी, आप उसको जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या फ़र्क है, आप उसको कैसे समझ पाओगे। जैसे मैंने अभी तो आपको बता दिया कि ये जब एक्विजिशन की बात आती है, इनफॉर्मल सेटिंग में आप सीखते हैं, आपको कोई सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ ग्रामर नहीं सीखा जाता है, बस सुन सुन के आप सीखते जाते हैं। तो आप अपने घर से जो भी आपकी जो मदर टंग होती है वो एक्वायर करते हैं, सीखते नहीं ना, कोई स्पेसिफिकली सिखाता नहीं है, आप अपने आप सीख जाते हैं। ठीक उसी तरह से तमिल को भी वो अपने नेबरहुड से सीख गई, उसको कोई स्पेशल क्लास लेने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ी, वो कोई फॉर्मल सेटिंग में जाके नहीं सीखी। वहीं अगर लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाती है, तो फॉर्मल सेटिंग में सीखा जाता है, ग्रामर, रूल, स्ट्रक्चर, ये सब पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का पर्पस क्या नहीं है, नहीं, ठीक है, मतलब 3 ऐसे होंगे जो एक्सटेंसिव रीडिंग के पर्पस हैं और 1 है जो नहीं। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जब आप जैसे कि नॉवेल, स्टोरी बुक, चुटकुला बुक, ये सब जब आप पढ़ते हैं ना, कोई कॉमिक बुक, हॉरर बुक, अपने मज़े के लिए, अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं होता है कि उसको पढ़ के उसका आंसर देना है, या किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो स्पेसिफिकली उसको आपको पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में पूछना है ना। तो आप अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, और क्या आपने क्या पढ़ा, क्या मॉरल उससे सीखा, आपका पढ़ने के बाद क्या स्टोरी के बारे में परसेप्शन आपका बनता है, आपका क्या एटीट्यूड, थॉट बनता है, ओपिनियन बनता है, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। क्योंकि आप जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़े, ठीक है, प्लेजर के लिए, आपको वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी सिंड्रेला की, आप सिंड्रेला से आप क्या ओपिनियन बनाए कि हाँ, स्टेप मॉम जैसी भी कोई होती हैं, जो स्टेप मॉम प्यार नहीं करती हैं अपनी मम्मी की तरह, है ना, और उसकी जो सिस्टर है वो भी स्टेप सिस्टर है, तो अपनी खुद की सिस्टर की तरह प्यार नहीं करती है, वो अकेली थी, उसका कोई हेल्प करने वाला नहीं था, ये इस तरह का आपने स्टोरी पढ़ा और अपना एक थॉट बनाया। ठीक, तो ये आप सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, कि उसको जान रहे कि क्या स्टोरी है, आपके अपने ओपिनियन बने, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट किया आपने, और उसको आपने अप्रिशिएट किया, आपको अच्छी लगी, आपने अप्रिशिएट किया, प्लेजर के लिए पढ़ा, तो ये सब उसकी क्वालिटी होती है। यहाँ पे क्या चीज़ उसका पर्पस नहीं होता है, तो रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन, हाँ, अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी या कोई जोक पढ़ा या कॉमिक पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आप अप्रिशिएट किया, अरे ये तो बहुत अच्छी बुक है ना, जैसे पंचतंत्र की स्टोरी, मॉरल स्टोरी मिलती है आपको लगता है ना, आप पढ़ते हैं, अरे बहुत अच्छी है, आप अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी मॉरल स्टोरी देती है, इसमें नैतिक की बातें की जाती है, नैतिकता की, तो ये रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग। यस, करेक्ट। यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा।
रीडिंग फॉर एक्स्ट्रापोलेशन, रीडिंग फॉर प्लेजर, तो प्लेजर के लिए तो आप रीड करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है आप कोई चीज़, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपने क्या उसके बारे में सोचा, आपकी अपनी खुद की क्या राय है, आपका खुद का ओपिनियन क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं। कोई सैड स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप सैड फील कर रहे हैं, कोई दुखद वाली जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है ना, या एग्जाइटिंग स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, तो आपकी फीलिंग को दर्शाता है। आप क्या फील करते हो, वो आपके जो ओपिनियन होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, उसको हम कहते हैं रीडिंग फॉर एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये भी एक्सटेंसिव रीडिंग का क्वालिटी है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्वेश्चन में देखा कि नॉट को पूछा गया है, तो रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर, ग्रामर पे आप फोकस ही नहीं करते हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं होता है ग्रामर से, आप तो बस पढ़ते हैं, है ना, ग्रामर पे आप थोड़ी ना ध्यान देते हैं। तो ये यहाँ पर 3rd नंबर आपका आंसर हो जाएगा। रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर इज नॉट द पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इससे पहले, यहाँ पर जब हम देख रहे थे कि स्कैनिंग क्या होती है, स्कीमिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ रीडिंग के अंतर्गत आता है इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, रीड अलाउड, ये सब आपके टाइप्स ऑफ रीडिंग होते हैं। और सब रीडिंग की कैटेगरी होती है स्कैनिंग और स्कीमिंग। तो ये सारा एक डिटेल वीडियो मैंने आप बनाया है, और आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए 120 तक हमारा पेपर 2 का लैंग्वेज 1 का कंप्लीट हो गया, यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गया है। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।